हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना प्रिपरेशंस भी कर रहे होंगे फॉर द अपकमिंग एग्जाम के लिए। ओके, तो आज आप सबके साथ एक जुड़ा हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर कि बैलेंस कैसे करना है पेपर 1 और पेपर 2 को। ओके, टू क्वालिफाई दिस एग्जाम। तो जैसे आप सबको पता है कि बहुत जल्दी हमारा इस अटेम्प्ट का एग्जाम का रिजल्ट आउट हो जाएगा बहुत जल्दी। और जो भी हमारे जून अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो अगर हम हार्डली देखें तो हमारे पास 2 महीने का टाइम बचा है। ओके, अप्रैल हो गया, अप्रैल मई जून में हमारा एग्जाम होगा। तो इन 2 महीनों में आपको किस तरीके से बैलेंस बना के चलना है पेपर 1 और पेपर 2, क्योंकि दोनों का ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। ओके, तो मैं यहां पे आपको आज स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं कि पेपर 1 और पेपर 2 में बैलेंस कैसे करोगे। दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देना है। आपको दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आप पेपर 1 ही पढ़ रहे हो, पेपर 2 को छोड़ ही दे रहे हो, या फिर सिर्फ और सिर्फ आप पेपर 2 पढ़ रहे हो, पेपर 1 को छोड़ दे रहे हो। तो देखो, सबका स्ट्रैटेजी अलग होता है। ओके, सबका स्ट्रेटेजी अलग होता है। मेरा कुछ अलग स्ट्रेटेजी होगा, आपका कुछ अलग स्ट्रेटेजी होगा, या फिर दूसरा पर्सन का कुछ अलग स्ट्रेटेजी हो गया। तो आपको अपने स्ट्रेटेजी के हिसाब से पढ़ना है। ओके, तो यहां पे जिनको कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि कैसे पढ़ना है, कैसे प्रिपेयर करना है, तो उनको मैं एक रफ आइडिया दे दूंगा, एक बेसिक आइडिया दे दूंगा, ताकि आप उसके हिसाब से पढ़ सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं पेपर 1 से स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले पेपर 1 से मैं स्टार्ट करूंगा। अब देखो, पेपर 1 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पेपर 1 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहां पे जो क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चंस भी यहां पे कम होते हैं। 50 क्वेश्चंस होते हैं, 50 क्वेश्चंस होते हैं। 50 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होते हैं यहां पे, तो 50 क्वेश्चंस होते हैं। और पेपर 1 को अगर आपको अच्छा करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सारे के सारे कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ लो। 10 यूनिट्स है तो 10 यूनिट से कंसेप्ट को अच्छे पढ़ लो। मान लो आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर एक यूनिट को आपने अच्छे से क्लियर किया, पढ़ लिया, अच्छे से एक यूनिट को पढ़ लिया। मतलब मान लो आप टीचिंग एप्टीट्यूड को पढ़ रहे हो, टीचिंग एप्टीट्यूड के आपने सारे का सारा कंसेप्ट पढ़ रखे हो, नोट्स बना रखे हो अच्छे से। तो डेली बेसिस में एक हैबिट डाल लो कि जो भी आप नोट्स बना रहे हो तो उसको रिवाइज करने का। तो नोट मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम में। नोट्स नोट्स बनाना पेपर 1 में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे स्टैटिक पोर्शन भी होते हैं, जैसे हायर एजुकेशन हो गया, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट हो गया, ये कंप्लीटली आपका स्टैटिक पोर्शन हो। तो यहां पे ना नोट्स बनाने का बहुत फायदा होता है, क्योंकि एग्जाम के 1 दिन पहले या फिर 2 दिन पहले आप सारे के सारे नोट्स को रिवाइज कर सकते हो। पीवाईक्यूज देखो, पीवाईक्यू से बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि डायरेक्ट के डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाएंगे, मतलब वही कंसेप्ट रिपीट होते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं कि क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं, कंसेप्ट रिपीट होते हैं। तो मान लो आप क्या कर रहे हो, पीवाईक्यूज के 2019 से लेके 2022 तक, मान लो 2023 तक क्वेश्चन पूरे के पूरे सॉल्व कर दे रहे हो। इस बार जो फरवरी का 2023 के क्वेश्चन सॉल्व हुए थे, तो बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि बहुत सारे शिफ्ट में एग्जाम होते हैं। अब हमारा एग्जाम ऐसा नहीं कि एक ही शिफ्ट में एग्जाम होता है, यहां पे बहुत सारे शिफ्ट में एग्जाम होते हैं, तो वो आपको बहुत ही हेल्पफुल करेगा। और जब भी आप किसी चीज को पीवाईक्यूज को सॉल्व कर रहे हो ना, तो उसमें 4 ऑप्शन होते हैं 4 ऑप्शन। तो आपको क्या करना है ना, चारों के चारों ऑप्शन को पढ़ना है। जब आप 4 में से 4 ऑप्शन को पढ़ रहे हो ना, तो 4 में से 4 कंसेप्ट आपको सीखने को मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। ऐसे भी बच्चे होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू सॉल्व करके कर करके एमसीक्यू सॉल्व कर करके इस एग्जाम को निकाला है। तो बस आपका अप्रोच सही होना चाहिए, आपका स्ट्रेटेजी सही होना चाहिए। ओके, पीवाईक्यूज लगाना है, कंसेप्ट पढ़ना है, नोट्स बनाना है, उसके साथ साथ आपको एमसीक्यूज भी सॉल्व करना है। खुद से एमसीक्यू सॉल्व करना है, खुद से आपको मॉक एग्जाम देना है, ज्यादा से ज्यादा आपको मॉक टेस्ट देने। अब मॉक टेस्ट देने का फायदा क्या होता है ना, टाइम मैनेजमेंट। देखो, एग्जाम हॉल में ना टाइम मैनेजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 3 घंटे का पेपर होता है, उसमें से आपको पेपर 1 भी देना है और पेपर 2 भी देना है। अब ऐसा नहीं कि आपका पेपर 1 में ही 3 घंटे चले जा रहे हैं और पेपर 2 के लिए टाइम ही नहीं बच रहा है, क्योंकि पेपर 2 में आपको ज्यादा टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि वो कंसेप्चुअल बेसिस क्वेश्चन आते हैं, कंसेप्ट के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आपको पूछते हैं। तो आपको ना कंसेप्चुअली लॉजिकली बहुत सोचना पड़ता है। तो पेपर 1 अगर आपने अपना अच्छे से स्ट्रांग बना लिया और डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो आप 1 घंटे में पेपर 1 को सॉल्व कर सकते हो, और 2 घंटा आपका पूरा का पूरा पेपर 2 के लिए टाइम बचेगा। तो ये आप बैलेंस कर सकते हो पेपर 1 और पेपर 2 को। तो पेपर 1 में आपको क्या करना है, अब देखिए, जो इजी यूनिट है, जैसे इजी यूनिट में क्या आएंगे, कम्युनिकेशन आ जाएंगे, कम्युनिकेशन हो गया,
अब टीचिंग एप्टीट्यूड जैसे हो गया, अब टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या हो गया, कैसे पढ़ोगे आप एज अ टीचर खुद को एनालिसिस करना। अब ये टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन बहुत इजी वे से बन जाते हैं अगर आप नेट और सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो एज अ टीचर आप एनालिसिस करना खुद को, और टीचिंग के ऐसे ही क्वेश्चंस बन जाएंगे। रिसर्च एप्टीट्यूड, एज अ रिसर्चर आप बनने वाले हो, फ्यूचर रिसर्चर बनने वाले हो, तो रिसर्च एप्टीट्यूड को भी एज अ रिसर्चर पॉइंट ऑफ व्यू सोचना। ओके, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्वेश्चन के स्टैंडर्ड बड़े बड़े क्वेश्चन दिखा के आपको डरा रहे हैं, बट क्वेश्चंस इजी रहते हैं। जो बच्चा ने ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यूज एमसीक्यू सॉल्व कर लिया, इस एग्जाम को क्लियर करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, तो ये हो गया आपका पेपर 1 के बारे में पूरा एक रफ आइडिया मैंने आपको मोटा मोटी बता दिया। पीवाईक्यूज करना है, क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं तो 50 क्वेश्चन रहते हैं। टाइम मैनेज करना है, टाइम मैनेजमेंट के लिए मॉक टेस्ट देने हैं, पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। ओके, कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ना है, कंसेप्ट्स को अच्छे से पढ़ने हैं। ये हो गया आपका पेपर 1 के बारे में। फिर आते हैं हम पेपर 2 के बारे में। अब पेपर 2 में भी वही है। अब देखो पेपर 2 में जो होता है ना, यहां पे नोट्स बनाना ना बनाना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, नोट्स बनाना ना बनाना आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट यहां पे पेपर 2 में एमसीक्यू सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पे ना आजकल पेपर 2 में प्योरली कंसेप्चुअल बेसिस क्वेश्चन आते हैं, पूरा इनडायरेक्ट घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो आप अगर सोच लोगे कि मैं सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू सॉल्व करके चले जाऊंगी तो क्लियर हो जाएगा, नहीं होगा। आपको पीवाईक्यूज तो सॉल्व करना है, तो पीवाईक्यूज का कंसेप्ट को भी समझना है। मतलब वो जो क्वेश्चन पूछ रहा है, उस क्वेश्चन कहां से आया है, उसके जड़ तक पहुंचना पड़ेगा। आपको लॉजिकली सोचना पड़ेगा, एक जो भी कंसेप्ट आप पढ़ रहे हो ना, उसका डीप एनालिसिस करना पड़ेगा और उसको किसी के साथ रिलेट करना पड़ेगा, एग्जाम्पल समझना पड़ेगा, तभी जाके आप एग्जाम हॉल में क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। ओके, उसके साथ साथ आपको पेपर 2 में भी पीवाईक्यूज पढ़ना होगा। अब देखो, जब पीवाईक्यूज आप सॉल्व करोगे ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन पता है, उसी का ही आंसर आप टिक करके आ जा रहे हो। ये गलत है। आपको आंसर के साथ साथ बाकी 3 जो ऑप्शन बच रहे हैं, उन 3 ऑप्शन को भी पढ़ना है, उन 3 ऑप्शन को ही पढ़ना है। जैसे मान लो आपने 2019 से लेके 2023 तक के क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, तो मान लो यहां पे टोटल कितने क्वेश्चन हो जाएंगे। मान लो आपका एक शिफ्ट में एग्जाम होता है, तो एक शिफ्ट पकड़ के चल रहा हूं, तो 2019 से 2022 कितना हो गया, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, मतलब 5 हो गए। 5 शिफ्ट के क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन हो गए आपके यहां पे, 500 क्वेश्चन हो गए। 500 में 4 ऑप्शन होते हैं, इंटू 4 कर दो, तो 5 4 जा 20। 2000 कंसेप्ट आप सीखने को मिल रहा है। 2000 कंसेप्ट के बारे में आप सीख रहे हो, 2000 कंसेप्ट को आप पढ़ रहे हो। इमेजिन करो, अगर आप 2000 कंसेप्ट को ही पढ़ ले रहे हो, 2000 कंसेप्ट को ही अच्छे से एनालिसिस कर ले रहे हो, अच्छे से सीख ले रहे हो, अच्छे से समझ ले रहे हो, तो सोचो क्वेश्चन यहीं से ही तो पूछेंगे। एक तो आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, एक आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो गया, एक आपका प्रैक्टिस हो गया। अब इससे बड़ा अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्या हो सकता है, बताइए मुझे। तो आपको यहां पे 5 शिफ्ट में 500, मैं एक शिफ्ट का लिया हूं, हर शिफ्ट का। ऐसा मान लो जिसका 2 शिफ्ट होता है, जिसका 3 शिफ्ट होता है, उनके लिए तो और क्वेश्चन बढ़ जाएंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व, जो बोलते हैं ना कि सर हमारा एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया, एग्जाम क्लियर नहीं होने का रीजन भी आप ही हो। क्यों? क्योंकि आपका स्ट्रेटेजी सही नहीं होता है। सही स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ोगे, सही माइंडसेट के साथ पढ़ोगे, बहुत आराम से इस एग्जाम को क्लियर करोगे। इतना डिफिकल्ट नहीं होता है, बस राइट माइंडसेट होना चाहिए, पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए। अब बैलेंस कैसे करोगे, देखो बैलेंस करने के लिए भी मैं यहां पे बताता हूं आपको। चलो यहां पे हम बैलेंस करना सीखते हैं। यहां पे इस साइड में पेपर 1 लिख रहा हूं, इस साइड में पेपर 2 लिख रहा हूं। देखो अगर आप कहीं पे वर्किंग हो, अगर आप कहीं पे काम कर रहे हो, इफ यू आर वर्किंग समवेयर, तो आपके पास टाइम नहीं होगा, क्योंकि आपको 9 बजे से जाना होता है, 10 बजे से जाना होता है, रात के 7 बजे आना पड़ता है, 8 बजे आना पड़ता है। तो आपको ना अभी के समय में जो टाइम है आपके पास, तो आपको क्या करना है, यूनिट वाइज उठाइए, यूनिट वाइज पढ़िए। मतलब मान लो यहां पे पेपर 1 में आपने 1 यूनिट कंप्लीट कर लिया, 1 यूनिट कंप्लीट कर लिया, और पेपर 2 में भी आपने 1 यूनिट कंप्लीट कर दिया। अब वही यूनिट के जितने क्वेश्चन हो सकते हैं आपके लिए, उसको सॉल्व करो, यूनिट वाइज चलो, यूनिट वाइज। बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है, यूनिट वाइज चलो।
ओके, एक बार आपने यूनिट वाइज पूरा कंप्लीट कर दिया, फिर फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देना है आपको। ओके, ये आपके ऊपर है। या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं कि वो पहले बोलते हैं कि सर हमें कंसेप्ट पूरा अच्छे से क्लियर करना है, फिर हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। अब देखो आप कंसेप्ट कब, अब देखो जो हमारा ये पेपर 2 का जो सब्जेक्ट है ये भास्ट है, कहां से क्वेश्चन आएगा, कहां से क्या पूछ देंगे कुछ पता नहीं है। तो क्वेश्चंस अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट करना स्टार्ट कर दीजिए, अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप सबने तो पीजी किया है ना, आप सबको तो बेस तो पता है ना, फंडामेंटल तो आप सबको क्लियर ही है ना। अब ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी पता नहीं है, आपको कुछ भी पता नहीं है पेपर 2 के बारे में। पेपर 2 के बारे में आपने पीजी किया है उसके ऊपर, तो आपको आइडिया है। अब जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, गलत आएंगे तो आपको क्या करना है, सिंपली उसको गूगल में डालना है, गूगल में पुट करना है और गूगल में पूछना है कि इसका आंसर क्या होगा, सॉल्यूशन मुझे बताओ। जब गूगल आप करोगे तो आपको बहुत सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे और उसको पढ़ो। अब देखो आज के समय में ना आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनना पड़ेगा, आपको इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा, खुद के ऊपर डिपेंडेंट रह जाओ। किसी की दूसरा आपको बताना नहीं चाहिए कि बेटा पढ़ ले, एग्जाम है, बेटा पढ़ ले, बेटी पढ़ ले। नहीं, आप बड़े हो चुके हो, पीजी कर चुके हो, तो आपको अभी से खुद से ये माइंडसेट बनाना है, खुद पढ़ना है। और यही अप्रोच अगर आप फॉलो करोगे डेफिनेटली एग्जाम क्लियर होगा। अब देखो जो वर्किंग है वो बोलेंगे सर हम 9 से जा रहे हैं, 7-8 बजे आ रहे हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। तो आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा। अभी 3 घंटे दीजिए, 1 घंटा पेपर 1 को दीजिए, 2 घंटा पेपर 2 को दीजिए, या फिर पेपर 2 के लिए 1 घंटा रखिए, पेपर 1 को 2 घंटा दीजिए, 3 घंटे दीजिए, 4 घंटे दीजिए, बट वो कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। मेन चीज वही होता है, कंसिस्टेंसी। दोनों में कंसिस्टेंसी बनाना है आपको। मान लो पेपर 1 पढ़ रहे हो, बोरिंग लग रहा है, तो पेपर 2 पकड़ लो। पेपर 2 पढ़ रहे हो, बोरिंग लग रहा है, तो पेपर 1 कर लो। कंसेप्ट पढ़ रहे हो, बोरिंग लग रहा है, कंसेप्ट पढ़ रहे हो, बोरिंग लग रहा है, तो एमसीक्यू सॉल्व कर दो। एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, बोरिंग लग रहा है, ऐसा यूनिट उठा लो जो कि आपको बहुत पसंद है, उसके क्वेश्चन सॉल्व करो। कंसिस्टेंसी बनाए रखना है। एक एक दिन, एक एक टाइम, एक एक सेकंड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। क्योंकि आपके साथ दूसरा कोई भी प्रिपेयर कर रहा है। अब ऐसा मत सोचिए कि आप ही हो, आप ही महान हो, आप ही एग्जाम दोगे, आप ही क्लियर करोगे। नहीं, दूसरा वाला क्यों नहीं क्लियर करेगा? आपके साइड में या फिर आपके साथ जो प्रिपेयर कर रहा है वो क्यों क्लियर नहीं कर सकता? तो मेहनत करो, डेफिनेटली क्लियर होगा। और राइट तरीके से मेहनत करो, राइट अप्रोच के साथ मेहनत करो, राइट स्ट्रेटेजी के साथ मेहनत करो, डेफिनेटली क्लियर होगा। उसके साथ साथ कंसिस्टेंसी बनाए रखना है दोनों में। अब देखो जो नॉन वर्किंग है, जो कहीं पे कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं, जो कि अपना नौकरी वोकरी सब कुछ छोड़ दिए या फिर कंप्लीटली इसी एग्जाम के ऊपर ही फोकस है, आपके लिए तो टाइम ही टाइम है, आपके लिए तो टाइम ही टाइम है। तो आपको कैसे पढ़ना है वो आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता, क्योंकि आप, जैसे हम मैनेजमेंट में बोलते हैं ना, स्वॉट एनालिसिस करते हैं हम। खुद का स्वॉट एनालिसिस करो, खुद के बारे में जानो, मेरा स्ट्रेंथ क्या है, मेरी कमजोरी कहां पे है, मुझे अपॉर्चुनिटीज क्या मिल रहा है, मेरे लिए थ्रेट्स क्या है। अगर ये पहचान लिया ना अपने बारे में आपने अगर ये एनालिसिस कर दिया, तो बहुत ही अच्छे तरीके से इस एग्जाम को आप क्लियर करोगे। ओके, बहुत ही अच्छे तरीके से इस एग्जाम को क्लियर करोगे। तो कंसिस्टेंसी मस्ट है। और जो वर्किंग है उनके लिए ज्यादा नहीं है, 3 घंटे 4 घंटे। हमारे साथ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो कि काम कर करके इस एग्जाम को क्लियर किए हैं। तो कुछ ऐसा बड़ी बात नहीं है कि क्लियर नहीं हो सकता, बट अप्रोच सही होना चाहिए। ओके, अभी से देखिए, अभी से क्या कर सकते हो ना आप, अभी से जिनका कमजोर जो पेपर है, मतलब मान लो जो यूनिट आपको बहुत डर लगता है, ये सिलेबस तो सबको पता होगा, मेन चीज पहली बात यही है कि आपका अपना सिलेबस को प्रॉपरली एनालिसिस कर लो। पहली मेन बात यही होता है कि आपका सिलेबस का प्रॉपर एनालिसिस करना। अब सिलेबस को देखो, पढ़ो, पेपर 1 में ये मेरा कंटेंट है, पेपर 2 में ये कंटेंट है, तो पेपर 2 के जो आपके कंटेंट हैं उसको देखो, कौन सा मेरा कमजोर है, कहां से मुझे आता नहीं है, तो उसको पहले पढ़ो, उसको अच्छे से समझो, उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। ओके, और जो नॉन वर्किंग है उनके लिए, आपके लिए तो टाइम ही टाइम है, तो हर एक पल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी से जान दीजिए, अभी से जान फूकिए और मेहनत कीजिए, डेफिनेटली क्लियर होगा एग्जाम। ओके, और ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा, तो आपको मैंने वही चीज हमेशा बताता हूं कि आपका स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए पेपर 1 पेपर 2 के लिए। ओके, तो पेपर 2 कैसे पढ़ना है, पेपर 2 में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज पीवाईक्यू लगाइए, क्योंकि जितना ज्यादा आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे, नए नए कंसेप्ट डेवलप होंगे, नए कंसेप्ट। देखो एमसीक्यूज का फायदा यही होता है, न्यू कंसेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे,
न्यू कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे। अगर मान लो ये समझ नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है समझ, तो गूगल कीजिए, गूगल से पढ़िए। तो मेक इट अ हैबिट ऑफ डूइंग गूगल इन योर प्रिपरेशंस। ओके, चलिए, तो ज्यादा और टाइम नहीं लूंगा, तो इसी के साथ आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये छोटा सा जो इंफॉर्मेशन था वैल्यूएबल होगा, एंड डेफिनेटली खुद आप अपने बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है, तो आप एनालिसिस कीजिए खुद की कमजोरी क्या है, खुद का अच्छा क्या है, उसको एनालिसिस कीजिए एंड डेफिनेटली उसके ऊपर काम कीजिए, एंड डेफिनेटली आपका एग्जाम इसी अटेम्प्ट में डेफिनेटली जून अटेम्प्ट में पक्का क्लियर होगा। ओके, चलिए, तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग विद अस। इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मोटिवेटेड रहिए, फोकस रहिए। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो डू लाइक आवर सेशंस और शेयर कीजिए। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो कि पहला अटेम्प्ट देने जा रहे हैं, जिनको कुछ भी पता नहीं है, तो उनके साथ शेयर कीजिए। अगर आपको और भी कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, एंड डेफिनेटली हम उसके ऊपर भी वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे। कुछ भी देखिए, स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच है, हम यहाँ पे स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच के ऊपर फोकस करते हैं। आपसे हम सजेशन चाहते हैं, जो करना है, जैसे पढ़ना है आपको और क्या चाहिए आप सजेस्ट कीजिए, एंड डेफिनेटली हम उसके ऊपर काम करेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच एवरीवन एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू।